अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तानी समंदर में डूबने से पहले सोशल मीडिया पर कैसे डूबते हैं, आज मैं बड़े इंकशाफ करने लगी हूँ। यूनान के साहिल पर कश्ती का हादसा कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं, आप सबको याद है। तकरीबन 300 पाकिस्तानी सानहे में जान से गए, जिनका अब तक पता लगाया जा रहा है और मुल्क में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया गया। लेकिन अब भी सोशल मीडिया पर कहने की जो खेल है ये धड़ल्ले से जारी है। इसे गेम का नाम दिया जाता है, जिसमें बाहर जाने वाले को जान पर खेलकर दूसरे मुल्क पहुंचना होता है। टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए पहले बैरून मुल्क ले जाने के सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं या फिर एडवेंचर का चैलेंज दिया जाता है, जो हकीकतन एक डरावना ख्वाब साबित होता है। कड़ी निगरानी ना होने के सबब एजेंट्स आज़ादाना तौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए मासूम गाहक फंसाते नज़र आते हैं। अच्छा, ऐसी वीडियोस की भरमार है जिसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग हैं किसी नामालूम मकाम से अपनी जो वीडियोस करते हैं कि वो कितने घंटों में गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुँचे हैं। ये ज़रा वीडियोज़ होंगी, टीम चलाइएगा जी। तो आपने देखा ये एक अकाउंट से ली गई हैं वीडियोस, और ये जो यूट्यूब अकाउंट है तकरीबन 2020 से ये एक्टिव है। और मैं आपको बताऊं कि 1600 के करीब 1600 के करीब इसके फॉलोअर्स हैं और 200 के करीब यहाँ पे वीडियोस मौजूद हैं। ये जो अकाउंट है ये फेसबुक पर भी हैं, जिनमें जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद 16 से तकरीबन 62,000 तक है। इन ग्रुप्स में कोई भी आ सकता है, ये ऑप्शन है, और किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। जो भी ज्वाइन करना चाहे इन ग्रुप को वहाँ जाके देख सकता है कि वहाँ चल क्या रहा है। टिकटॉक और यूट्यूब ने राब्ता करने पर बताया कि उनके प्लेटफॉर्म पर क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया, तस्लीम किया कि ये जो वीडियोज़ हैं यकीनी तौर पे उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं, और गैर कानूनी इश्तिहार और भर्तियों की जो शिकायत है उस पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है उसने 25 सोशल मीडिया अकाउंट्स को, 10 वेबसाइट्स को और 146 जो व्हाट्सएप अकाउंट्स हैं उनको बंद कर दिया है। अब बहुत से अकाउंट्स मुल्क से बाहर भी चलाए जाते हैं। जब एक अकाउंट बंद किया जाता है तो हम देखते हैं कि दूसरा अकाउंट भी खुल जाता है, और कई अकाउंट्स बनाकर ये गेम जो है ये चलता रहता है, रुकता नहीं है। गैर कानूनी तरीके से जो बाहर जाने वाले हैं, एक पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, डंकी कहा जाता है ना, जिसका मतलब ये होता है कि पैदल चलकर लंबे लंबे फासले तय करना। अब यहाँ जो अक्सर लोग सवाल करते नज़र आते हैं कि क्या कोई इटली तक डंकी लगा रहा है, या फिर किसी एजेंट की तरफ से पोस्ट में ये पूछा जाता है कि अगर कोई तुर्की तक डंकी लगाना चाहता है तो कमेंट्स में जवाब दे। अब इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है, जिसको हम कहेंगे गेम। अच्छा, हमारे नुमाइंदे ने ऐसे एक फेसबुक पेज पर रब्ता किया जिसके था कि जी डंकी एंड एमिग्रेशन तुर्की और यूरोप। तो क्या गुफ्तगू हुई, ये ज़रा सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैंने तुर्की का आपको बता दिया। तुर्की से आगे इटली का 7,000 यूरो है। टैक्सी के गेम में 9 दिन के अंदर आगे पहुँचाते हैं। तुर्की से इटली पैसे इटली पहुँच के देने होते हैं। सही है, मैं देखदा भाई नाल भी मशवरा करना तो फिर तुहानू दसना ना। ते दूजी गल है कि मेरे नाल होर भी मुंडे हैगे, जे तुसी मैनू दसो कि खर्चा भी कम हो जाए तो फिर मैं उन्होंने भी तैयार कर लाँगा, साडा एक ग्रुप बन जाएगा। तो वो कोई सानू दसो इटली का खर्चा किन्ना एक हैगा ते किन्ने % चांसेस है उत्थे पहुँचण दे, क्योंकि अक्सर तो पीछे भेज देते हैं पकड़ के इस तरह है ना। हम भाईजान देखें, धोखा फरेब हमारे में नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी का पैसा लेते हैं, जो आगे ख़र्चा होता है। मैं आपको बोलूँ 2 लाख में लेके जाऊँगा तो वो सीधे धोखा फरेब है, ठीक है। और दूसरा ये बात है कि भाई 8 से 12 दिन में तुर्की में पहुँचाते हैं। तुर्की से इटली का 7,000 यूरो है, 9 दिन में पहुँचाते हैं। टैक्सी गेम होती है जी। तो सुना आपने। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सज्जाद बाजवा साहब, साबिक एडिशनल DG FIA, बहुत शुक्रिया आपका सर ज्वाइन करने के लिए। और कमाल फरीदी साबिरी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कमाल साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा सज्जाद बाजवा साहब से शुरू करना चाहूँगी। बाजवा साहब, ये इतनी जानों का ज़िया हुआ, क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तारियाँ देखी, लेकिन अभी भी तो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि बहुत से पेजेस हैं और जो ग्रुप्स हैं बड़े एक्टिव हैं, मुतहरिक हैं, और कोई भी उनको जाके ज्वाइन कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई सख्त पॉलिसी नहीं है। इनको ब्लॉक क्यों नहीं कर दिया जाता है? यानी और भी बहुत से लोग हैं जो बेचारे इनके जाल में फंस जाएंगे आगे जाके। देखिए, मैंने पहले भी जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद काफ़ी टीवीज़ पे आया, मैंने भी अपना वर्जन दिया। ये कंटिन्यूस हो रहा है, होता रहा है, और जिस तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से क्रैकडाउन करना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। और उसमें एक
जो फेडरल लेवल पे एक सीरियसनेस होती है, फिर उसके बाद उसका एक लाइहा अमल बनाया जाता है कि इसको कैसे काउंटर करना है, वो फुकदान है एक्चुअली। और जी, जब जी। तक एक प्रॉपर उसका रिसर्च बेस्ड ना हो और उसमें सिंसेरिटी ना हो, उसमें डेडिकेशन ना हो, और जो टीम नीचे तक जाए वो सारे उसके मुताबिक काम ना करें अगर, तो फिर इसका कोई रिज़ल्ट पॉजिटिव आना नज़र नहीं आता। आर्जी तौर पे ये बंदे पकड़ रहे हैं, लेकिन पिछले जो रिकॉर्ड है कितने आज तक सज़ा हुए और उनको कितनी सज़ा हुई, कितने एजेंट हैं, कितने इश्तारी हैं इस वक्त हैं जो मल्टीपल केसों में एजेंट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो अभी तक नहीं पकड़े गए, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और एक जराइम पेशा लोगों का उन्होंने अपना रोज़ नए तरीके निकालने हैं, और जो लॉ इन्फोर्समेंट है, FI है, पुलिस है, उसने उसको काउंटर करना है। तो सबसे पहला काम होता है जो भी हमारे अदारे बनते हैं वो अदारे इसलिए बनते हैं कि उसको जुर्म होने से पहले रोका जाए, और फिर अगर कोई इक्का दुक्का वाक़या हो जाए तो उसको फिर दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सजाएं हो प्रॉपर। तो रेगुलर जो है उसकी मॉनिटरिंग होगी, तो फिर उसके बाद जो भी इस प्रोसेस में इस बिज़नेस में जो भी अपलोड कर रहा है, जो यूट्यूब चैनल है, टिकटॉक है, फेसबुक है, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, तो उसको साथ साथ फिर जहाँ ब्लॉक करने तो उसको ब्लॉक करें, ब्लॉक करने से पहले उनको आइडेंटिफाई करें। और आज के दौर में कोई इतना मुश्किल नहीं है, जब दुनिया सारे यूरोप सारा चीखे मार रहा है कि जी हम ये हो रही है, तो उसमें उनसे इंफॉर्मेशन लें और आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करके उनको जहाँ भी हैं उनको पकड़ें। कमाल साहब, क्या वजह आपको नज़र आती है कि लोग जो हैं वो यूरोप और ख़ासतौर पे इटली जाने को बड़ी तरजीह देते हैं और फिर क्या क्या कुछ कर रहे हैं जाने के लिए वहाँ पे? तो क्या वहाँ से ज़्यादा सख्ती नहीं है, या फिर लोगों को वहाँ पे रोज़गार आसानी से मिल जाता है? क्या वजह है? इसको हम एहसास कमतरी कहें, कॉम्प्लेक्स कहें, मुकाबलेबाजी कहें, पैसे का लालच कहें, हवस कहें, कि कुछ भी करके लोग जाने के लिए तैयार होते हैं? जी, इसकी जो मुमकिन तौर पे वजह सामने आई है वो वजह यही है, तालीम लैक ऑफ एजुकेशन सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये तमाम लोग एक दूसरे के साथ जब मुकाबलेबाजी पे आते हैं, जब ये एक दूसरा हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। हम पॉजिटिव चेंज नहीं लेके आते, हम नेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं कि वो हमसे आगे है या वो हमसे बड़ा है तो मुझे भी वो करना है। अब उसके लिए चाहे उसको कोई अच्छी या बुरी जो चीज करनी होगी वो शॉर्टकट ही करेगा। मैं इंटीरियर साइड ऑफ पाकिस्तान में काफी ट्रैवल किया है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनको कोई मकसद नहीं है अपनी जिंदगी का, क्योंकि उनकी एजुकेशन नहीं है। और हमारे पास जब तक बेसिक एजुकेशन हमें इन लोगों को प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये इन जैसे ऑनलाइन स्कैमर्स या एजेंट्स के झांसे में आते रहेंगे, उनके शिकार बनते रहेंगे, अपनी जिंदगियां गंवाते रहेंगे। और इस तरीके से हमारे मुल्क का नाम जिस तरीके से हम पढ़े लिखे लोग इस मुल्क का नाम बनाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से ये सेक्टर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि इनको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, इनको इतनी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही कि किस तरीके से प्रॉपर चैनल के थ्रू इंटरनेशनल अगर अपने जॉब के सिलसिले में जाना चाह रहे हैं, पढ़ने के सिलसिले में जाना चाह रहे हैं, तो क्या प्रोसीजर क्या क्या है। हमारे पास सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आ रहा है वो ड्रॉबैक क्या आ रहा है कि हमारी गवर्नमेंट इन चीजों को फोकस नहीं दे रही। उनके लिए ये एक न्यूज की हद तक रह गई है। इसके ऊपर इनको एक बेसिक एजुकेशन, एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए। जिस तरीके से हमने डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट बीमारियों की, जैसे पोलियो की हमने की, हमने कोविड की, हमने कैंसर की, हमने हर किस्म की अवेयरनेस के लिए लोगों को ग्रास रूट लेवल से लेके गए, इवन के रिंगटोन हमने चेंज कर दी। तो इस तरीके से ये भी एक क्राइसिस है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि कोई पाकिस्तान में सही तरीके से इनकम नहीं जनरेट कर पा रहा, तो वो देख रहा है कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, कैसे जा सकता हूँ, और जो मेरे पास रिसोर्सेज मौजूद है मैं उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान से बाहर जाके ज्यादा से ज्यादा कमा के अपनी फैमिली को सेटल कर दूं। तो हमें अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करनी होगी एज अ गवर्नमेंट, FIA, पुलिस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इनको चाहिए कि ये ग्रास रूट लेवल पे जाए, लोगों से मिले, लोगों को बताएं, एयरपोर्ट्स पे साइन बोर्ड लिखें, पोर्ट्स पे साइन बोर्ड लगाएं,
कि किस आपके पास रास्ता है मुल्क से बाहर जाने का, उस रास्ते को अपनाएं लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से कभी भी इस रास्ते को अपनाएंगे, क्योंकि इससे आपकी जान भी जा सकती है और जान के साथ आप मुल्क की बदनामी का सबब भी बन सकते हैं। ठीक है, यानी अवेयरनेस जो कैंपेन्स हैं वो ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है कमाल साहब, ताकि लोग अवेयर हों। अच्छा, अवेयरनेस तो अभी भी दी जा रही है, जिस तरह एक किस्म का आप देखें कि जब कोई सानिया पेश आता है, जब कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है अफसोसनाक, तो ये बाकी लोगों के लिए ज़ाहिरी बात एक सबक होता है, एक लेसन होता है। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पे भी सिलसिला नहीं रुक जाएगा, अभी भी लोग रिस्क लेंगे और लोग वो जो हमारे पंजाबी में अक्सर एक लफ्ज़ होता है तुक्के पे चलेंगे कि शायद हमारे साथ ऐसा ना हो। नहीं जी, हमारे पास सबक हम लोग नहीं सीखते। हम जिस माशरे का हिस्सा है, अनफॉर्चुनेटली हमें ठोकरें लगती रहती हैं, बार बार लगती हैं, और बार बार लगने के बाद कहते हैं यार चलो अगली दफा सही हो जाएगा, लेकिन हम लोग सीखते नहीं है, उस ठोकर से नहीं सीखते। तो हमारे पास ये जो तुक्का वाला सिलसिला है ना, ये तुक्के वाला सिलसिला ना थमने वाला सिलसिला है। ये तुक्का जो है, ये इस वजह तुक्का है कि पिछले सबक को हमने इग्नोर किया था। पिछले सबक जो हमने पता मालूम हुआ कि वो कश्ती उलट गई थी, ओके शायद वो एक सानिया हो सकता है, तूफान आया, लहरें तेज हो गई, ये तो जब एजेंट्स आते हैं ना किसी एक ऐसे बंदे के पास जो जरूरतमंद है, तो वो हर किस्म का झांसा देते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, आप एक्सीडेंट का हिस्सा नहीं बन सकते, आप स्कूल जाएंगे। जिस तरीके से आपने डिफरेंट स्टोरीज अभी Exactly. वो अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं, तो ये ना थमने वाला सिलसिला है। इसमें हम सबक नहीं सीख रहे, ना सिखा पा रहे, क्योंकि हमारी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली ब्रेकिंग न्यूज की सोसाइटी बन गई है। ठीक है, सजाद बाजवा साहब, आप कमाल साहब को भी सुन रहे थे, वो बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि लोग तो समझते हैं कि चलें अब हम अंदाजे से चले जाएंगे, शायद हमारी किस्मत साथ दे जाए, या पता नहीं क्या किस्मत में क्या ढूंढ रहे होते हैं कि जान हथेली पे रख के इस तरह जा रहे होते हैं, फिर ऐसे एजेंट्स के हाथ लग जाते हैं, फिर लुकमा अजल भी बन जाते हैं, कोई दुनिया से चला जाता है, ज़िलीलो ख्वार होते हैं जो वहाँ पे मतलब पहुँच भी जाते हैं जिस तरह पहुँच रहे होते हैं, सबके सामने पूरी सूरत हाल है, लेकिन फिर भी सबक नहीं सीखना, फिर भी एक दफ़ा तुक्का लगाना ज़रूर है कि शायद हमारा तुक्का चल जाए। इसमें जो बॉर्डर कंट्रोल या मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इन इश्यूज़ पर अगर हम बात करें, उसको कितना सख्त करने की ज़रूरत है, और ख़ासतौर पर जो साइबर क्राइम जो है उसके लिए क्या एक्शन प्लान है, क्योंकि ये जो पेजेस बने हुए हैं जिसमें हमने पहले भी बात की, वहाँ पर लोगों को फंसाया जाता है जाल में, और कई बार ये भी होता है कि लोग, ज़ाहिर बात है बेरोज़गारी से भी तंग है, लेकिन फिर भी ये सही तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ज़ाहिर बात है झांसे में आ जाते हैं, उनको जाल में फंसाना बड़ा आसान होता है, और इन एजेंट्स के पास मेरे ख्याल से बड़ा तरीका होता है, जिस तरह के फेक एजेंट्स होते हैं, उनका तो धंधा ही ये है, मैं काम भी नहीं कहूँगी, धंधा ये है। देखें, जो आपकी साइबर सिक्योरिटी है और साइबर क्राइम्स हैं, अब मॉडर्न दौर में उसका बहुत बड़ा रोल है, और अब अनफॉर्चुनेटली हमने उतनों इस इशू को कभी इतना सीरियस लिया ही नहीं है, और इस पे जब फोकस नहीं होगा, और हमारा एक और अलमिया है कि हमारे यहाँ जितनी सरकारी मशीनरी है जो प्रोविंशियल है वो चीफ मिनिस्टर की तरफ देखती है, वहाँ से नोटिस होता है तो नीचे वाले एक्टिव होते हैं, वो ठंडा होता है तो सारे ठंडे होते हैं, और फेडरल में प्राइम मिनिस्टर अगर नोटिस लेते हैं तो नीचे मिनिस्ट्री जो है रेलेवेंट है वो भी एक्टिव होती है, फिर नीचे डिपार्टमेंट है वो भी एक्टिव होते हैं, और चंद दिन के बाद वो जब प्राइम मिनिस्टर भूल जाते हैं तो नीचे भी सारे भूल जाते हैं। तो साइबर क्राइम जो है इसकी बहुत वास्ट है, जो है इसकी जुरिस्डिक्शन है कि इसमें हर किस्म का क्राइम है। जैसे अभी देखें ना, अभी ये ऐप्स वाला आ गया और ये रेगुलरली हो रहा है, लोग खुदकुशी तक मजबूर हो रहे हैं, और एक बंदे ने अगर 15,000 रुपया या 12,000 लिया है तो वो 4-5 लाख रुपया दे चुका है, वो कितना ब्लैकमेल किया गया है। और उसमें देखें जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उसमें FI है, FI साइबर क्राइम है, उसमें SCP है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो ये सब जो इदारे बनाए जाते हैं बेसिकली टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर जगह पे कोई ना कोई काली भेड़ें बैठी हैं और वो इन ऐसे लोगों को फैसिलिटेट करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो वो इसको सीरियस लेने को तैयार नहीं है, कि उनके लिए एक डे टू डे जो काम है वो किया और अपनी ड्यूटी की और फारग हो गए। बाजवा साहब, ये करेगा कौन, ये कैसे होगा? अब हल की तरफ चलते हैं ना, आपने तो इश्यूज हाईलाइट कर दिए, ये सब कुछ हो रहा है, सोल्यूशन क्या है? यस, अब मैं वे फॉरवर्ड की तरफ जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले है कि ये जो खुद कर रहा है वो तो नहीं करेगा, इसको ठीक करेगा।
अब कोई एक अपर लेवल पे कमेटी बनेगी, पर इसमें एक आइडियल हल ये है कि प्राइम मिनिस्टर इस पे एक हाईएस्ट लेवल पे कमेटी बनाए, कोई कमीशन बनाए, वो इसका फॉरेंसिक ऑडिट करें जितनी कंपनी बनी है, और SCCP का ऑडिट करें कि जो कंपनी उन्होंने रजिस्टर की है क्या उनमें कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली, ली गई, नहीं। अच्छा, फिर उनका कोई फाइनेंशियल जो नेटवर्थ है वो चेक की, नहीं। फिर उनके डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन की, नहीं। फिर उनका कोई जो लोन आप ले रहे हैं वो फाइनेंसिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है क्या SCCP और स्टेट बैंक ने कोई रेगुलेट किया, नो। वो उनको फ्री ऑफ नहीं तो फिर जिम्मेदारी तो ये जिस जगह का आप नाम ले रहे हैं सब पर आती है, इसका मतलब लैक तो फिर बहुत तरफ है। तो यस अब सबसे देखिए, सबसे पहले तो आ गया वो SCCP और स्टेट बैंक, उसके बाद आ गया FIA साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम में भी अगर लोगों ने पैसे कमाने हैं और जिनके साइबर क्राइम के लोगों के अफसरान के अपने अकाउंटों में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई हैं आज तक, के उनको कुछ हो गया, अगर वो फिर वही सीटें बैठे होंगे तो वो पैसा कमाएंगे। जो साइकिल पे आए थे वो आज अरबपति करोड़पति हो गए हैं। और ये जब तक उन्हीं लोगों के हाथों में चीज़ खेलती रहेगी और वो पैसे लेते रहेंगे, आपको यकीन माने कि अभी करोड़ों रुपए में एक SCCP की जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है उसका करोड़ों रुपया रिश्वत दी जाती है, ये जो लोन ऐप्स पे, ठीक है, एक कंपनी रजिस्टर करने की। अच्छा। उसके बाद जो FIA है, आज अगर सुबह 2 इंटरव्यू चले हैं, आज DG साहब ने उस पर नोटिस लिया, और आज इस्लामाबाद में अभी मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे वो रेड भी हुए हैं। तो क्या पहले रेड नहीं हो सकते थे क्या? अगर मुझे पता है तो जो रावलपिंडी में या वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे, क्या उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये कंपनी खुली हुई है? अब कैसे इल्हाम हो गया? फिर उसके बाद ठीक है, अगर चले बाजवा साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, ठीक है, मैं कमाल साहब का लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। कमाल साहब, बाजवा साहब ने काफी ज्यादा चीजों को हाईलाइट किया है और ये बहुत अलार्मिंग है। आप क्या इसका हल क्या होगा? इन चीज़ों को जारी बात है बड़ा सीरियस लेना होगा, संजीदगी से लेना होगा। और वही बात जो बार बार कर रहे हैं कि अभी चूंकि नोटिस लिया गया, हाल ही में सान्या हुआ, उसके बाद भूल जाते हैं हम लोग, फिर वो चीज़ें उसी तरह चल रही होती हैं। सिलसिले को रोकना है और परमानेंटली रोकना है, ये नहीं कि टेम्परेरी तौर पे रुक जाए। हमारे पास ऐसे रूल्स होने चाहिए, ऐसे कवानीन तो हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि लोग जो इस तरह के एजेंट्स हैं, फेक एजेंट्स हैं, जालसाज हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग हो, इनको करारवा की सजाएं सुनाई जाएं, ताकि फिर बाकियों के लिए एक लेसन हो, एक ट्रेंड सेट हो कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे साथ भी ये होगा। एब्सोल्युटली। देखिए, इस पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पे हमारे पास जो जिस तरीके से जो जराइम हो रहे हैं, जो जिससे जराइम इतने लेवल पे एंगेज होते जा रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है कि जुर्म स्मार्ट हो गया है एज कम्पेयर टू हमारे इदारों पे। जब तक हम जो जुर्म करने वाले हैं उनसे आगे नहीं सोचेंगे, उनके पास बेशुमार तरीके सोशल मीडिया है, जाल बिछाते हैं और शिकार उनके पास चलता हुआ आता है। जुर्म के हिसाब से देखिए, इंटरनेशनल इंटरपोल वगैरह में जिस तरह से वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, दुबई में देखें, डिफरेंट एरियाज पे देखें, और जिससे भी कार्रवाई करते हैं, इस किस्म की चीजें, कीवर्ड्स कितने स्ट्रॉन्ग है, उनके पैरामीटर। ठीक है सजाद बाजवा साहब और कमाल साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी तो ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात कर लेते हैं सियासत के हवाले से। हम देख रहे हैं कि जो सियासी मुलाकातें हो रही हैं उसके बड़े चर्चे हैं। दुबई में खासतौर पर जुलास में मुलाकातें हुई थी, उसके हवाले से कुछ लोग नाराज़ हैं, नाला हैं। पहले मौलाना साहब की नाराज़गी हमने देखी और अब BNP ने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया, वो भी ज़रे नाराज़ और नाला नज़र आते हैं। और इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फ़ाज़ में बता दिया कि हुकूमत की मुद्दत अगस्त को ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाना ही जाना है, और जो मामला है फिर वो इलेक्शन कमीशन के सपुर्द होगा। देखा जाएगा कि आगे फिर बहुत से सवाल ये भी गर्दिश करते हैं कि फिर अगर इलेक्शन कमीशन के सपुर्द होगा मामला तो फिर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आएगी कि इंतखाबात होते हैं या फिर डिले होता है। लेकिन बहरहाल अभी तमाम जो सियासी जमातें हैं इस बात पर मुत्तफिक नज़र आती हैं कि इंतखाबात ही वाहिद हल, इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। IMF की जो पहली किस्त है वो भी मौसूल हो गई है, लेकिन उससे जो तरक्की है, मुआशी तरक्की, वो वसूल होती है या फिर नहीं होती है, ये एक बड़ा सवाल है।
तमाम सवालों के जवाब तलाश करने के लिए मेरे साथ हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब। बहुत शुक्रिया खोड़ो साहब वक्त देने के लिए। खोड़ो साहब, सबसे पहले जरदारी साहब से कुछ लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं। दुबई में जब मुलाकातें हुई थी उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो खुलकर तनकीद की और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो हुकूमत लेना गलत फैसला था और ये जो गलती है ये आसिफ फरीद जरदारी साहब की वजह से हुई। अच्छा, फिर ये बीएनबी जो है, बीएनबी भी नाराज नजर आती, क्या वजह नजर आती है? हुकूमत लेने में सारे इकट्ठे थे। मैं समझता हूँ ये पुराना सवाल है। जमात उलमा इस्लाम ने भी इस पर कोई ख़ास मौक़िफ़ नहीं रखा। आप इसको उछालना चाहते हैं तो भले उछालें, लेकिन जब सारे इकट्ठे थे और वजारतों में भी शामिल हुए तो सबका मुश्तरका फ़ैसला समझा जाना चाहिए ना। अगर मौलाना साहब को सख्त एतराज़ था तो वो खुद बाहर बैठते, हुकूमत में शामिल ना होते। अभी उसका जिक्र करने का मुझे समझता हूँ ज़रूरत नहीं थी और अब भी नहीं है। रही बात कि जो कुछ भी हुआ साल सॉरी, डेढ़ मैं साल बात में काट रही हूँ, आप कह रहे हैं पुरानी बात हो गई। पुरानी बात तो नहीं, अभी पिछले दिनों की बात है। ये खोड़ो साहब भी पिछले दिनों की बात। और कल फैसल करीम कुंडी साहब आपकी पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी वाजे कह दिया कि ये पीडीएम का तो हम हिस्सा है ही नहीं। और बहुत से मामला में उन्होंने कहा ये मामला शहबाज शरीफ साहब जाने, वो मामला मौलाना साहब खुद जाने, वो मामला नवाज शरीफ साहब जाने। पीडीएम में हम हिस्सा हो न हो, मैं कमेंट तो कर सकता हूँ ना मौलाना साहब के स्टेटमेंट पर। बिल्कुल कर सकते हैं, कमेंट तो कर सकता हूँ ना। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नाराज है ना, हम तो तो खुद मैं जानना वही चाह रहे अर्ज हैं कर रहा मौलाना हूँ साहब कि नाराज पीडीएम, क्यों हैं? अब मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह हैं, नवाज शरीफ उनके मेंबर हैं, वो उनकी नाराजगी को समझ लेंगे, बात कर लेंगे, खत्म बात हो गई। रही पीडीएम की हुकूमत बनाना, उसका इल्जाम आसिफ जरदारी साहब पर लगाने की क्या जरूरत है? सारों का मिलकर फैसला हुआ था। हमने लॉन्ग मार्च हमने शुरू किया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमने पेश किया था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में दूसरी जमातें हमारे साथ मिल गई और उसके बाद जब फैसला हुआ कि हुकूमत में बैठना है और टर्म को पूरा करना है तो उसमें खराबी क्या बात थी? सारे तो शामिल थे, सारे तो वजारतों में शामिल थे। वजारतों में शामिल होने के बाद आपस में उनकी मुलाकातें भी रहीं, गुफ्त-ए-शुनूद भी रही, सब कुछ रहा। तो अब सवाल आसिफ जरदारी साहब का कहाँ से आ गया? ठीक है, अब अच्छा जिम्मेदारी की आपने बात की, जिम्मेदारी तो कोई लेता ही नहीं। खोड़ो साहब यहाँ पे नवाज शरीफ साहब पिछले दिनों में कह रहे थे कि जी जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। यानी अभी हुकूमत किसकी है? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, वो नून लीग की हुकूमत नहीं है। ये भी चीज़ समझ नहीं आती। जहाँ जिम्मेदारी लेनी होती है वहाँ कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है। वैसे हुकूमत मिली हुई है, कोई तहादी बना हुआ है, वजारतों को इंजॉय किया जा रहा है। हम पर क्यों डाल रही हैं बोझ इसका? आप हम पर बोझ क्यों डाल रही हैं? ये अगर मुश्तरका फैसला था तो मैं तो आपसे बतौर सीनियर सियासतदान एक सवाल पार्टी पूछ का रही नाम हूं। लेके कि एक पार्टी पर क्यों डालते? पीडीएम में तो पीडीएम थी, 10 पार्टियां थी, वो हम तो एक पार्टी थे, तो वो हमारे से हम उन पे हावी हो गए। भाई सेंस होता है, डिस्कशन होती है, डिस्कशन में ऑप्शन था जल्दी इलेक्शन कराओ या टर्म पूरा करो। फैसला टर्म पूरा करने का हुआ, सारी पार्टियां आपस में मिल गई, हुकूमत बन गई और सिलसिला चल रहा। पहले साहब जो पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असेंबली तहलील करने की तजवीज दी थी, मैं वो पूछना चाह रही हूँ। 8 अगस्त की तजवीज दी है ना, फैसला तो नहीं है ना। फैसला कोई माने ना, तजवीज कोई माने तो फिर कहेंगी ना आप। तजवीज देना कोई गलत बात हो गई क्या? जी तजवीज तो कोई भी पार्टी दे सकती है। गलत बात नहीं तजवीज देना। सदर साहब के पास से अख्तियार होते थे, जो भी बाद में सदर साहबान आए उनके पास अख्तियार था। अभी हमने ये अख्तियार आरिफ अलवी से वापस ले लिया है और दे दिया है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को आइन का पता है कि असेंबलियां जब तहलील हो जाती हैं तो कब इलेक्शन करना चाहिए और डिसॉल्व की जाती हैं तो कब इलेक्शन होना चाहिए। अब ये इलेक्शन को आइन का पता है। इलेक्शन कमीशन भी वो इदारा है जो आइन से बाहर नहीं जा सकता। जैसे कोर्ट नहीं जा सकती, ऐसे इलेक्शन कमीशन भी नहीं जा सकती, ऐसे हुकूमत भी नहीं जा सकती। तो इलेक्शन कमीशन को पता है आइन कब उसमें कब इलेक्शन होना चाहिए और वो अनाउंस हो जाएगा। इलेक्शन तो हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये खोड़ो साहब जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ पार्टियों के हवाले से चाहे मगोइयाँ हो रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं कि कोई किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकता है, फिर अक्सरियत किसी के पास जाती दिखाई नहीं देती है। अगर मिली जुली हुकूमत आती है तो ये जो मुश्किल फैसले होंगे ये फिर तमाम लोग जारी बात जब मिलजुल कर हुकूमत कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे थे पीटीआई की हुकूमत जाने के बाद जो 13 जमातें मिलकर हुकूमत कर रही हैं, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। हालांकि 13 जमातें हैं, जिम्मेदारी सब पर आती है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लें, लेकिन कोई तैयार नहीं होता। नून लीग वाले भी जिम्मेदारी नहीं लेते, कहते हैं जी जब हमारी हुकूमत आएगी तो देखा जाएगा। जी जी, आगे भी अगर ऐसा होता है, मिली जुली हुकूमत आती है, मखलूत हुकूमत, तो क्या होगा? मैं ये कह रहा हूं
कि क्या आपको एतराज है अगर कुल पॉलिटिकल पार्टियां आपस में सीट एडजस्टमेंट कर लेती हैं? तो कोई एतराज है आपको? क्या इलेक्शन अलायंस से आप रोक सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज को? इलेक्शन अलायंसेस भी होते हैं, सीट एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, ये सारा उस तरीका है सियासत का, उस इलेक्शन का। इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उसमें फिर कौम के लिए कुछ नहीं ना हो रहा होता, आपस में सियासत हो रही होती है, अपने अपने फायदे मुफाद देखे जा रहे होते हैं। इसमें क्या बुरी बात है? तो फिर सियासतदान के सियासत अपने मुफादात के लिए क्या करते हैं, जो पिछली कौम के लिए हुकूमत करते थी, हैं, अवाम के लिए करते हैं? ये सवाल पूछ रही हूँ मैं खोड़ो साहब। मोहतरमा साहिबा, जो पिछली हुकूमत थी, क्या वो कोलिशन हुकूमत नहीं थी? मखलूत हुकूमत थी? पिछली की बात छोड़िए, अगली की बात करते हैं ना। पीछे तो बड़ा कुछ होता रहा, आगे की बात अगली का आपको क्या पता भाई? सीट एडजस्टमेंट से मुझे कोई नहीं रोक सकता, सीट एडजस्टमेंट से मुझे कोई नहीं रोक सकता, किसी और पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन अलायंसेस के लिए भी किसी पार्टी को मजबूर नहीं किया जा सकता, उनकी अपनी मर्जी होती है। इलेक्शन अलायंसेस होते हैं, ये ग्रुप्स बनते हैं, इकट्ठे होके इलेक्शन करते हैं। पीडीएम भी तो है ना एक इत्तेहाद, हो सकता है कल वो इलेक्शन अलायंस हो जाए, अभी तक तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कल इलेक्शन अलायंस हो जाए। आप उनको रोक सकेंगी? नहीं, कोई नहीं रोक सकता उनको। सिंपल सी बात। ठीक है, अलायंस भी होते हैं, कोलिशन भी होता है, लेकिन फिर जिम्मेदारी भी फिर कोई कबूल कर रहा होता है ना। फिर तो बड़ा आसान होता है कि ये तो हुकूमत हमारी नहीं है, इसकी इससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो। जिम्मेदारी को लेता ही नहीं है, आवाम को घुमाए रखते हैं। बाबा खुदा का वास्ता है, ओ बाबा खुदा का वास्ता है, इंडिया में मखलूत हुकूमतें बनी हैं, इंग्लैंड में मखलूत हुकूमतें बनी हैं, हर एक मुझे मखलूत हुकूमत पे कोई एतराज नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ कि मखलूत हुकूमत में फिर मुश्तरका फैसले होते हैं, कोई ना कोई जिम्मेदारी कबूल करता है। यहाँ पे एक बंदा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा होता चीजों की, फैसलों की। बाबा जब वो हुकूमत बने तो सवाल करिएगा ना, अभी तो हुकूमत नहीं बनी। खोड़ो साहब, IMF की जो पहली किस्त जारी हो गई है, अब ये जारी बात है, ये पहली किस्त तो मसूल हो गई है। मुआशी तरक्की फिर कब होती दिखाई दे रही है? IMF क्या आप ने, देखते हैं आगे? भाई बात सुने, IMF ने रियासत पाकिस्तान को मदद की है। रियासत पाकिस्तान को मदद उस वक्त की है जब इधर केयर टेकर हुकूमत आने वाली है। अब ये केयर टेकर हुकूमत का भी जिम्मेदारी और फर्ज बनता है कि वो उसको मिली हुई मदद को उड़ाए नहीं, और उसके बाद जो हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद, उसका भी फर्ज बनता है कि उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो सके। IMF ने मदद दी क्योंकि आपने मांगी थी। खोड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे मईशत के हवाले से। मेरे साथ मौजूद होंगे माहिर मईशत आबिद सुलैरी साहब। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे मईशत के हवाले से, और जैसा कि आप जानते हैं कि IMF से जो पहली किस्त है वो मौसूल हो चुकी है, और इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात से भी $1 अरब आए हैं, और उससे पहले जो सऊदी अरब है उसने भी $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करवा दिए, और इससे पहले चीन ने भी मदद की है। IMF के हवाले से हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये फरमाया था कि IMF प्रोग्राम कोई हलवा या खीर नहीं है, और पाकिस्तान बहुत जो सख्त शराइत हैं वो माना है। और ज़ाहिर बात जब सख्त शराइत मानी जाती हैं तो आवाम पर ही टैक्सेस लगते हैं, कीमतें बढ़ाई जाती हैं, पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, और आवाम पर ये मलबा गिरता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने शाम में कौम से खिताब किया, उन्होंने फरमाया कि हमने मईशत में लगाई जो बारूदी सुरंगें हैं वो साफ़ की हैं। यानी पुरानी हुकूमत पे जारी बात है, वो तनकीद कर रहे थे कि पुरानी हुकूमत हमारे लिए इस तरह के मसाइल खड़े करके चली गई कि हमें जब हुकूमत मिली तो हम चैलेंजेस का सामना करे थे मईशत को लेकर, और हमने ये जो सुरंगें हैं इसको साफ़ करने की पूरी कोशिश की, और साथ उन्होंने कहा कम वक्त में। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। हम देखते हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो अक्सर पुरानी हुकूमत पर मलबा गिराती है, और वो कहती है पुरानी हुकूमत ने ऐसे फैसले किए जिनको हम सुधार रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा जी पुरानी जो सुरंगें उन्होंने बारूदी लगाई थी हमने उनको साफ़ किया, और कम अरसे में साफ़ किया। अब जारी बात है जो अब मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं, आगे निगरान सेटअप आएगा, उसके बाद जिसकी भी हुकूमत आएगी फिर वो जो नई हुकूमत होगी वो भी यकीनी तौर पर कहेगी कि जो पहले हुकूमत थी उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले किए जिसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। और इसी तरह 2-2.5 साल तो गुजार लिए जाते हैं कहते हुए कि पुरानों के जो फैसले हैं उनको सही करने की
हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अंत तक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पुराने इतने गलत फैसले करके चले गए जिसको सुधारने में हमें ये आधा टेन्योर लग गया, फिर बाकी जो अरसा होता है वो इलेक्शन की तैयारी में गुजर जाता है। इस पर बात करेंगे। आप भी सुलैर से मेरे साथ मौजूद। अब आपकी तरफ आना चाहूंगी। पहला सवाल तो मैं ये करना चाहूंगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो पुरानी हुकूमत है बारूदी सुरंगें लगाकर गई थी मईशत में, हमने कम अरसे में इसको साफ किया है। तो अभी सब आपके लिए भी नया सवाल नहीं होगा, हमेशा ये कहा जाता है कि पुराने वाले करके चले गए और हम तो साफ ही करने में लगे रह गए। देखिए देर आए दुरुस्त आए, तब ब्लेम गेम से निकल के हमें आगे का देखना है और हमें ये जहन में रखना है कि ये IMF का पैकेज, ये पिछले 2-4 दिनों में जो सऊदी अरब और UAE से जो डिपॉजिट्स आए हैं, अगर ये ना आ रहे होते तो सितंबर के बाद पाकिस्तान के इन हालात में होता और उन हालात से हमें बचना होगा। यानी इस वक्त सितंबर 2021 या की बजाय या 2022 की बजाय हम सितंबर 2023 की तरफ देखें कि फ़िलहाल हमें जो रिलीफ मिल रहा है उसको हमें कंटिन्यू कैसे रखना है। जो प्राइम मिनिस्टर फरमा रहे हैं कि जो कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान की वो मुश्किल कमिटमेंट्स हैं, उसके लिए अवाम को कैसे तैयार करना है, हुकूमत उसमें कैसे इंसुलेट कर सकती है जो लो मिडल इनकम अर्नर और लो इनकम अर्नर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं, ताकि अगला प्रोग्राम जो है वो सिक्योर किया जा सके मार्च 24 में और इकॉनमी को जो एक ब्रीदर मिला है उसका फ़ायदा उठाते हुए आगे की तरफ देखा जाए। ठीक है, अब आगे की तरफ हमने देख रहे तो आगे की तरफ कैसे देखेंगे? सियासतदान तो ये बातें करते चले जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आगाज़ में भी कहा कि आने वाली हुकूमत होगी वो कहेगी जी पीछे वाले करके चले गए तो हम कैसे सही करें। तो आगे फिर क्या उम्मीद करें? इन्हीं सियासतदानों से ये बातें सुनते रहेंगे? इस दफ़ा देखिए एक बड़ा अनयूजुअल हुआ कि IMF ने तमाम सियासी जमातों को कंसल्ट किया और कंसल्ट करके इस प्रोग्राम पे ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है, इस पे उन्होंने पोलिटिकल ओनरशिप ली तमाम सियासी जमातों की। और तमाम सियासी जमातों को इस वक्त मालूम है कि जो भी इलेक्शन के बाद हुकूमत बना रहा होगा या अगर ये अलायंस में भी मुख्तलिफ जमातों के कॉम्बिनेशन भी आ जाएं तो हर एक को एक ही स्टेप लेना है इकॉनमी पे और ये करना है कि मौजूदा SBA जो है इसको कंप्लीट करना है और अगले प्रोग्राम की तैयारी करनी है। तो अगर सबके पास सोल्यूशन एक ही है तो जाहिर है कि फिर आप इसको ना तो पोलिटिसाइज कर सकते हैं, ना इसके मुख्तलिफ कमिटमेंट्स को तनकीद का निशाना बना सकते हैं। कोई भी हुकूमत आज होती, कोई भी हुकूमत जो इलेक्शन के बाद आएगी, सबके लिए प्लान A, प्लान B, प्लान C इस वक्त IMF ही है और इस IMF पे इस वक्त आप सियासत नहीं कर सकते हैं। इस वक्त ये देखना है कि कैसे इसको आगे लेके चलना है, प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट कैसे करना है, ताकि हमने जो देखा। अच्छा, एक अहम सवाल आबिद साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, हम देखते हैं कि अक्सर हमारी ये सियासी जमातें भी हैं, मुख्तलिफ जो लोगों की मुख्तलिफ राय, ये IMF पे अक्सर तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। IMF प्रोग्राम में जाना है, नहीं जाना है, देर से जाते हैं, फिर तनकीद का सामना करना पड़ता है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक होता है प्लान A, प्लान B, प्लान B नहीं हो तो प्लान C, आपके पास एक प्लान D भी होता है। लेकिन यहाँ पे जब हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है फिलहाल, तो इस पर हम बहस क्यों करते हैं? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त आप देखेंगे कि बहस इंशाल्लाह कम होगी और जैसा कि मैंने कहा कि आने वाली हुकूमत जो भी है कुछ जो भी है, बहस करने वाले बहुत मौजूद हैं, कुछ माहिर मईशत भी हैं जो कहते हैं कि IMF जो है ये हल नहीं है। फिर उसके अलावा हल क्या है ना, वो हल तजवीज़ किया जाए। ये जो वज़ीर होते हैं, वज़ीर अगर हम ख़जाना की बात करें, पूरी टीम होती है, जो मुआवनीन होते हैं, जो आपकी मुशावरत कर रहे होते हैं, मुशीर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो इन चीज़ों पर क्यों फिर बताया नहीं जा रहा होता? उनका तो काम ही होता है ना मशवरा देना, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने अपने तजुर्बे के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ अब आपको बताना होता है कि हम ये कर लें, हम वो कर लें। तो ये फिर क्यों नहीं बताया जा रहा होता? जब आपकी जो टोटल वफाकी आमदनी है उससे ज़्यादा आपको कर्जा लेना पड़ता है, जो कि आपने पिछला कर्जा चुकाना है, और जब आपको अगले 3 सालों में आपको पता है कि 90 अरब डॉलर जो है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के अरेंज करने हैं, मांग तांग के पूरे करने हैं, वरना मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो फिर प्लान A, प्लान B, यानी कोई भी और आपने देख लिया कि दोस्त ममालिक जो हैं उन्होंने भी यही शर्त लगा दी थी कि आप पहले IMF प्रोग्राम में जाएं, फिर हम रोल ओवर दे रहे होंगे। इवन जिनेवा प्लेजेस जो थी, जो कि प्योरली सैलाब के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन जो थे वो प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंसिंग थी, वहाँ से भी आपको 10 अरब डॉलर से सिर्फ 300 मिलियन डॉलर मिले। 8.5 बिलियन डॉलर जो कि वर्ल्ड बैंक, ADB और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने देने थे, उन्होंने बड़ा कोरा आपको बता दिया कि जी जब तक आप IMF प्रोग्राम में नहीं होंगे तब तक ये फाइनेंसिंग है जो नहीं मिल पाएगी।
तो फिर प्लान ए जो है, प्लान बी, प्लान सी, ये सब IMF ही है फिलहाल। तो आप इस इमरजेंसी से बाहर निकल आए, ठीक है। अपने जो कर्जों की सूरत है ठीक है। उसको अच्छा आबिद साहब, ठीक है, आपने कर्ज का जिक्र किया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जब कौम से खिताब किया शाम में, तो उन्होंने वाजे कहा कर्ज के हवाले से कि कर्ज की जिंदगी नामंजूर। प्राइम मिनिस्टर ने तो अपने अज़म का इजहार कर दिया, सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है कि कर्ज की ज़िंदगी नामंजूर, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए इसको अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो किस तरह करना होगा? इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका यही है कि हमारी जो इकोनॉमी में नॉन ब्लैक होल है उनको फिल किया जाए। जो 212 आपके लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, रेलवे है, PIA है, जो स्टील मिल्स है उनको या डिस्कोज हैं उनको रिवाइव करें। वो किसी भी तरीके से करें, प्राइवेटाइज करके करना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करना है, उसमें लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है, उसकी इनएफिशिएंसीज को बेटर मैनेजमेंट से ख़त्म करना है। कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये अदारे जो हैं ये आपका साल का 450-500 अरब रुपया खा जाते हैं। फिर आपकी जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, नेपरा के, वो इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के, उनको हमें रिड्यूस करना है। उसके बाद वो तमाम महकमे जो कि सूबों को चले गए हैं, अगर वाक़तन 18वीं तरमीम पे हम अमल करना चाह रहे हैं तो फिर वफाक में 100 अफराद पर मुश्तमिल काबीना रखना और एडवाइज़र और मुआविनीन रखना, उसकी कोई तुक नहीं बनती। वहाँ पे हम अखराजात कम करें। जो हमारे नॉन सेक्टर्स हैं जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए, रिटेलर्स हैं, उसमें रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं। अच्छा आबिद साहब, आपने एक ऐसा सवाल उठा दिया, ये सवाल मैंने अक्सर जब भी मईशत पे बात की तो सवाल अक्सर उठाया जाता है कि काबीना के साइज़ के हवाले से लोग बात करते हैं, जो मरात मिलती हैं, मुआवनीन इतने ज़्यादा जब होते हैं, मुशीरान होते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कि इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे यही जवाब मिलता है कि इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे अखराजात में इतनी कमी नहीं आएगी। देखिए, एक अकेले वजीर या अकेली वजीर, उसकी गाड़ी, उसका दफ्तर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप पूरी एक वजारत की बात करते हैं, एक पूरी डिवीज़न की बात करते हैं, एक पूरे डिपार्टमेंट की बात करते हैं, उसमें आप देखिए कि उसमें कितने सेक्रेटरी होंगे, उसमें जॉइंट सेक्रेटरीज होंगे, उसमें डिप्टी सेक्रेटरीज होंगे, उसमें सेक्शन, तो पूरा का पूरी जो एक मशीनरी है स्टेट की, अगर वो महकमे जो है वो सूबों दे दिए गए तो फिर यहाँ पे उनको ख़त्म कर देना चाहिए, तो उससे ढेर सारा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी आबिद साहब, आपके वक्त के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।